आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का उपन्यास होने से ना होने तक, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 8। हर वर्ष की तरह जाड़े की छुट्टी से पहले वार्षिक उत्सव और उसके बाद कुछ दिन के लिए विद्यालय बंद होना था। डॉक्टर दीपा वर्मा ने कल्चरल कमेटी से कहा था कि हम लोग जाकर अध्यक्षा और प्रबंधक से मिल लें और मुख्य अतिथि वे किसे बुलाएंगे उनसे तारीख और समय तय कर लें, ताकि कार्ड आदि के सभी काम समय से किए जा सकें। उस दिन दीपा दीदी को किसी ज़रूरी मीटिंग में यूनिवर्सिटी जाना था। पिछले सालों के 1-2 कार्ड हम लोगों ने साथ रख लिए थे कि वे चाहें तो वैसे ही कार्ड मुख्य अतिथि के नाम, तारीख और समय की रद्दोबदल के साथ छपने दिए जा सकते हैं। पिछले वर्ष नए मैनेजमेंट के आने के 15 दिन के भीतर ही सालाना जलसा निपट गया था और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पहले से तय हो चुकी थी। कार्ड देखते ही मिसेस चौधरी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई थी। ये नीता गुप्ता कौन है? जी मैं, नीता ने उत्तर दिया था। और ये स्नेहल शाह? जी, पिछले साल स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी, नीता ने उसी शांत स्वर में कहा था। ये नाम कार्ड में क्यों छपे हैं? बहुत ही तीखे स्वर में उन्होंने पूछा था। मैडम, हमारे यहाँ सालों से कार्ड में कल्चरल कमेटी का नाम भी जाता रहा है। नीता के स्वर में अभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। नॉनसेंस, उनके स्वर में हिकारत है। यहाँ तो सालों से न जाने क्या क्या गड़बड़ चल रहा है, बट नॉट नाउ। बगल में बैठी मानसी ने जैसे अपनी कुर्सी पर करवट बदली थी। नीता उनका शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाला स्वभाव जानती हैं, सो उसने बहुत ही धीरे से मानसी के पैरों पर अपना हाथ रखा था, जैसे शांत रहने के लिए कहा हो। मिसेस चौधरी ने उन्हीं तेज निगाहों से नीता की तरफ, फिर निगाह घुमाकर बाकी लोगों की तरफ देखा था। मैं आप सबसे इस बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं चाहती। बेहतर हो कि आप अपने प्रिंसिपल को भेजें मुझसे बात करने के लिए। जी मैम। और हम सब उठकर खड़े हो गए थे। बाहर निकलकर मानसी ने झल्लाना शुरू किया था। काम हम लोग करेंगे और अगर कार्ड पर नाम भी चला जाएगा तो इनकी मानहानि हो जाएगी। तुमने कहा क्यों नहीं कि शशि अंकल लिखवाते थे ये नाम और उसके बाद राम सहाय जी? नीता ने उन्हें शांत कर दिया। मानसी जी, बहुत साल छप लिया, अब नहीं भी छपेगा तो फर्क ही क्या पड़ता है। पर स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट क्षिप्रा जैन बाहर निकलकर उदास हो गई थी। कितनी खुश थी वो अपना कार्ड नाम पर छपने को लेकर। नीता उसे समझाती रही थी। वैसे मिसेस चौधरी से बात करके कार्यक्रम को लेकर हम सभी का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। लगने लगा था हम काम नहीं कर रहे हैं, हमसे काम कराया जा रहा है। तब अनायास महसूस होने लगा था कि अपना कॉलेज तो अब पराए हाथों में चला गया है। अचानक ही कंधों के ऊपर नौकरी का बोझ महसूस होने लगा था। वहाँ से लौटकर दीपा दी को बताया था तो कुछ देर के लिए उन्होंने अपने माथे को अपने हाथों पर टिका लिया था। कॉलेज के चपरासी रामनाथ ने बताया था कि चंदर भाई के पिता नहीं रहे। रामनाथ कौशल्या दी के घर के आउट हाउस में ही रहता है, इसलिए उनसे उसका हर दिन ही मिलना होता है। हम सब में उसी बारे में बात होती रही थी। 90 साल तो उनकी उम्र रही ही होगी, मैंने कहा था। मैं उनसे मिल चुकी थी और कौशल्या दी से अक्सर उनके बारे में बात होती रहती थी। वे यहाँ आकर रहना नहीं चाहते थे और चंदर भाई भी जाने को तैयार नहीं थे। सुना है काफ़ी समय से ढीले ही चल रहे थे। चलो अच्छा है मुक्त हो गए, केतकी ने अपनी टिप्पणी दी थी। जो भी हो, उनके आने पर हम लोगों को उनसे मिलने जाना चाहिए, नीता ने कहा था। दीदी जैसे ही आए फौरन ही बताना रामनाथ। उनके लौट कर आने की बात सुनकर हम लोग उन दोनों से मिलने गए थे। कौशल्या दी अपनी आदत के विपरीत काफ़ी चुप गुमसुम सी लगी थीं। ऐसा लगा था जैसे वे सारी जिम्मेवारियों से मुक्त एकदम शांत हो गई हों। चंदर भाई अभी नहीं आए थे। हवेली के लिए डील तय करनी है, इसलिए वहीं रुक गए हैं, उन्होंने बताया था। हम लोगों को अजीब लगा था कि फिर दीदी ने आने की इतनी जल्दी क्यों की है। वे रिटायर हो चुकी हैं, यहाँ उन्हें कोई काम नहीं। वैसे भी चंदर भाई के घर बाहर के सभी काम अभी तक वे ही निपटाती रही हैं। दीदी के बिना चंदर भाई अधूरे से लगते हैं। दीदी से कहा था तो वे बेहद सुस्त सा हंस दी थी।
नहीं बेटा, चंदर उस हवेली के मालिक हैं, जैसा चाहें जो चाहें करें, मैं कहाँ बीच में आती हूँ। मेरा अब वहाँ रुकने का कोई काम नहीं था। इसके बाद उन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं की थी। रियासत सरकार पहले ही जब्त कर चुकी थी। घर का सारा सामान उन्होंने अपनी दोनों ननदों और उनके बच्चों को सौंप दिया था। हवेली का काम चंदर भाई को निपटाना था। हफ्ते 10 दिन बाद मैं बुआ के पास गई थी। वहाँ से जल्दी ही उठ ली थी। लौटने पर एकदम से कौशल्या दीदी का ध्यान आया था। सोचा इतने पास तो हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। कौशल्या दी के पास जाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। वहाँ जाकर एक अजब सी शांति मिलती है, जैसे अपने किसी धर्म के निर्वाह के बाद। वे पिछली बार की तरह सुस्त तो नहीं लग रही थीं, पर अपनी आदत के अनुसार चपल वाचाल भी नहीं थीं। तभी चंदर भाई का फ़ोन आया था। वो बहुत प्यार से उनका हालचाल पूछती रही थीं। तभी उधर से कुछ कहा गया था और दीदी की आवाज़ में तीखापन आ गया था। देखिए चंदर जी, उस हवेली के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, कोई भी कैसी भी। आई विल नॉट। आपने मुझे बता दिया था कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। उससे जो पैसा मिलेगा वो भी अकेले आपका है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो वही सही। वैसे भी खैर छोड़िए। फिर वे उनसे इधर उधर की बात करती रही थीं। अच्छा डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। फ़ोन रखने से पहले उन्होंने कहा था और रिसीवर नीचे रख दिया था। मैं चुपचाप बैठी रही थी। उनका इतनी जल्दी लौट आना, उनकी उदासी, उनके स्वर की थकान, सबका कारण मुझे समझ में आ गया था। ये भी समझ में आ गया था कि उन्होंने हवेली के एक भी सामान पर हाथ क्यों नहीं लगाया। निशानी की तरह भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। काफ़ी दिन बाद चंदर भाई खाली हाथ लौट आए थे। हवेली की सेल पर सरकार की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया था। राय साहब के पितामह को वो हवेली किसी मुगल बादशाह ने उपहार स्वरूप दी थी। उसे हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था और उस पर से परिवार के अधिकार निरस्त कर दिए गए थे। लौटने के बाद चंदर भाई वकीलों से राय मशवरा, मुकदमे का मसवदा और स्टेट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने में व्यस्त हो गए थे। इतना व्यस्त उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और कौशल्या दी उनकी देखभाल और खातिर में लगी रही थी। एनुअल फंक्शन को केवल एक दिन रह गया है। लड़कियों को कल के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे दिए गए थे। कल कॉलेज से कौन सा सामान लेकर ऑडिटोरियम पहुंचना है, इसकी पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर ली गई है। मैं, मानसी और रेनू सक्सेना उस लिस्ट के अनुसार सारा सामान बंधवा कर अलग रख रही थी। तभी अंशु और मीरा दौड़ते हुए आए थे। रोहिणी दी। उसने रोहिणी दी की तरफ देखा था। उसके स्वर में हड़बड़ाहट है। उसी बौखलाई निगाह से उसने नीता की तरफ देखा था। नीता दी, प्रेसिडेंट मैडम का संदेश आया है कि वे, मैनेजर और मैनेजमेंट से कुछ और लोग कल के फंक्शन का ग्रैंड रिहर्सल देखना चाहते हैं। ऑडिटोरियम की सजावट का पूरा प्लान भी समझना चाहते हैं वे लोग। ऐसे कैसे? नीता परेशान हो गई थी। इतने दिन से तो मिसेस चौधरी शहर में थी ही नहीं, अब आज लौटी हैं तो इन्हें सब कुछ देखना जानना है। 12 बज चुके हैं, पहले से कुछ कहा नहीं, अब आखिरी क्षण पर पूरा दिन इस फॉर्मेलिटी में बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां थक कर पस्त हो जाएंगी सो अलग। नीता उठकर खड़ी हो गई थी। ऐसा करो मीरा, तुम जाकर लड़कियां जमा करो, कहीं इधर उधर ना हो जाएं। और अंशु, तुम जाकर कैंटीन में बच्चों के लिए पूरी सब्जी का ऑर्डर दे दो। इन बच्चों को तो अब शाम हो ही जाएगी। मीनाक्षी बड़बड़ाने लगी थी। ये प्रबंध तंत्र समस्या तो समझता नहीं। ये लड़कियां दूर दूर से आती हैं, भूखी प्यासी। अब इनके घर जाने का टाइम हुआ तो घर वाले परेशान होंगे सो अलग। अंशु खड़ी रही थी। रोहिणी दी, कितने लोगों के लिए ऑर्डर देना है? वो बेहद सुस्त लग रही थी, एकदम रोई रोई सी। नीता ने मेरी तरफ देखा था। करीब 24-25 लोगों के लिए तो कहना ही पड़ेगा। क्यों, इतना ठीक रहेगा ना? कई लोग राय देने लगे थे। अंशु चली गई थी। क्या बात है ये, अंशु बहुत सुस्त लग रही है, मैंने नीता से कहा था। हाँ, नीता ने मेरी तरफ देखा था। अपने भाई से परेशान है। अंशु के सिग्नेचर बनाकर उसके अकाउंट से बड़ी रकम निकाल ली है। बेटा माँ के दिल की धड़कन है। वैसे भी वो खुद भी भाई को पुलिस को तो दे नहीं सकती। अरे, अंशु के लिए मन अजब तरह से दुखी होने लगा था।
तभी एनसीसी की लड़कियां गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रोहिणी दी और नीता से निर्देश लेने के लिए आकर खड़ी हो गई थीं। माली गेट की सजावट के लिए पूछने को कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहा है। सारे काम जल्दी से निपटाकर सब लोग ऑडिटोरियम पहुंच गए थे। दीपा दी वहाँ पहले से पहुंच चुकी थी। प्रैक्टिस के लिए चलाया जाने वाला टेप लगा दिया गया था। मिसेस चौधरी की भ्रुकुटी ऊपर को सिमट गई थी। आप लोग कैसेट पर प्रोग्राम देंगे? मिसेस चौधरी ने तीखी निगाह से दीपा दी की तरफ देखा था। जवाब रोहिणी दी ने दिया था, जी नहीं, सिंगर और म्यूजिशियन रहेंगे। तब उन्होंने उसी तेज स्वर में पूछा था, आप लोग ग्रैंड रिहर्सल का मतलब नहीं जानते क्या? मानसी अपने को संयत नहीं रख पाई थी। जी पता है, पर 5 मिनट के नोटिस पर हम उस सब का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। मानसी के स्वर में तेजी है। वैसे भी हम फाइनल प्रोग्राम के एक दिन पहले अपनी सिंगर का गला थकाना नहीं चाहते। अच्छा? मिसेस चौधरी के स्वर में व्यंग है, जैसे मजाक उड़ा रही हैं। कुछ कहने को उन्होंने मुंह खोला था और मानसी की तरफ देखा था। फिर लगा था जैसे कुछ सोचकर चुप हो गई थी। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़ी महिला की तरफ देखा था। देखा मिसेस पंत, आपने कि हमारी टीचर्स कुछ ज़्यादा ही चाहती हैं। उन्होंने फुसफुसा कर कहा था, पर पास खड़े औरों ने भी सुना था। मिसेस पंत नाम की वो महिला लगा था एकदम संकोच से भर उठी थी, जैसे आसपास खड़े हम लोगों की निगाहों से बच रही हों। नीता डर गई थी कि मानसी पलटकर कुछ जवाब न दे दे। उन दोनों की निगाह मिली थी और मानसी चुप रही थी। बाद में मानसी बहुत बड़बड़ाई थी कि तुम सब इस औरत को इस कदर बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? देखना, थोड़े दिन में ही हमारे सिर पर तांडव करेगी। ऐसे एक एक बात पर रिएक्ट करने से कोई फ़ायदा है क्या? फिर पहले ये तो पता हो कि दीपा दी क्या चाह रही हैं, नहीं तो हम लोगों का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ेगा। लड़कियों ने स्टेज पर एंट्री ली ही थी कि प्रबंध समिति की एक अन्य सदस्य, जिनको अभी किसी ने कमला जी के नाम से पुकारा था, वे हाथ ऊपर कर रुकने का निर्देश देती हुई उठकर खड़ी हो गई थी। तुम सब स्टेज की एक तरफ की विंग से एक साथ एंट्री ना लेकर 2 हिस्सों में दोनों विंग से एक साथ अंदर आओ, फिर एक दूसरे के पीछे हो जाओ। लड़कियां परेशान हाल सी मंच पर खड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी। अरे, हम सबके मुंह से एक साथ निकला था, अब आखिरी क्षण पर ये बच्चे एकदम गड़बड़ा जाएंगे। मानसी बड़बड़ाई थी, जैसे औंधी खोपड़ी दिख रहे हैं सबके सब, देखना आगे क्या होता है। अभी तो ये मूर्ख औरतें डांस के स्टेप्स बदलने के लिए कहेंगी, गाने की लाइनें बदलवाएंगी। अरे ऐसे कैसे? नीता ने मानसी की तरफ उलझी निगाह से देखा था, जैसे सारी गड़बड़ वे ही कर रही हों। कैसे क्या? जैसे अभी कर रही हैं और हम सब चुपचाप बैठे हैं गुलामों की तरह। कुछ मूर्ख स्त्रियां सारे कॉलेज को नचा रही हैं। नीता चुप रही थी, बाकी सब भी। वैसे भी उन सब के बीच तो बहस का कोई मुद्दा था भी नहीं। तभी मानसी ने पूछा था, इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैंने घबराकर उनके घुटनों पर हाथ रख दिया था। मानसी जी, आप नहीं, आपको शहीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानसी हंसी थी। चलो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस स्टाफ के लिए दर्द इतना बढ़े कि दवा हो जाए। या तो इन्हें झेलने की आदत पड़ जाए या इनसे भिड़ने की हिम्मत। कुछ तो होना ही होगा। शायद आप ठीक कह रही हैं, जवाब केतकी ने दिया था। हर बार की तरह वार्षिक उत्सव इस बार भी बहुत सफल रहा था। मीनाक्षी अच्छी गायिका है, हमेशा ही अच्छा गाती है, पर इस बार तो उसके स्वर में दिव्य उल्लास था। लगा था जैसे उस भव्य 2 मंजिला ऑडिटोरियम का कण कण उसके संगीत पर थिरक रहा हो। सारे साजों से अलग और उनके ऊपर उठकर शब्द प्राणवान होकर हवा में बहने लगे थे। गाना गाकर वो नीचे उतरी थी तो दीपा दी ने उसे गले से लगा लिया था। प्रबंध समिति की मिसेस पंत और अतिथियों में से कुछ अन्य लोग भी अलग से आकर उससे मिले थे। अध्यक्षा और प्रबंधक कार्यक्रम समाप्त होते ही अतिथियों के साथ ही बाहर निकल गए थे। उसी रात मीनाक्षी दिल्ली चली गई थी। वो बेहद खुश लग रही थी। ये लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज मीनाक्षी को बहुत सूट कर रही है। नीता ने प्यार से छेड़ा था। अभी देखना, सेम रूफ मैरिज मुझे और ज़्यादा सूट करेगी। मीनाक्षी ने हंसते हुए अपनी बात कही थी। मैं और नीता कुछ समझे नहीं थे। केतकी ने बताया था
कि मीनाक्षी ने उसके घर के कहीं आस पास ही घर किराए पर ले लिया है। अब की से दिल्ली से लौटकर सीधे अपने घर ही उतरेगी और अम्मा चाचा को फ़ोन से या चिट्ठी से इन्फॉर्म कर देगी। अरे, नीता के मुंह से निकला था। मैं एकदम अवाक रह गई थी। केतकी मुस्कुराई थी। कभी तो ये करना ही था नीता, कभी ना कभी तो बताना ही था। सूनर इज़ बेटर। वो मीनाक्षी के लिए खुश लग रही है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, नीता ने सोचते हुए कहा था। उसके स्वर में अटकन है। मैं अभी भी चुप ही रही थी। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार एनुअल फंक्शन का कुछ अधिक ही तनाव था। इस आयोजन को लेकर पिछले सालों की तरह कोई उत्साह या उल्लास मन में नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया था, इसलिए बहुत हल्कापन लग रहा था। वैसे भी बीच में एक दिन की छुट्टी रही थी, सो लगता है पूरी थकान मिट गई थी। मानसी और मैं कॉलेज पहुँचे तो नीता पहले से स्टाफ रूम में बैठी हुई मिली थी। मैं नीता के बगल में बैठने लगी थी तो मानसी ने राय दी थी, चलो सबसे पहले दीपा दी से मिल लिया जाए, कल के फंक्शन के लिए उन्हें बधाई दे दें। हम तीनों उठकर खड़े हो गए थे। परसों फंक्शन में शशि अंकल की बहुत याद आई। उनका उत्साह इन्फेक्शियस होता था। लगता था जैसे पूरे माहौल में कॉलेज के लिए प्यार और मोमेंटम भर देते थे। फिर अगले दिन का उनका लंच, वो माहौल हम लोग कभी भूल नहीं सकते। कभी कभी शशि अंकल को सच में मिस करते हैं। नीता का स्वर भावुक होने लगा था। हम लोग बातें करते हुए दीपा दी के कमरे में पहुंच गए थे। सोचा था वे खुश मिलेंगी, पर वे थकी और सुस्त लगी थी। नीता ने कारण पूछा था और उन्होंने अध्यक्षा मिसेस चौधरी का पत्र सामने बढ़ा दिया था। नीता ने जोर से उसे पढ़ना शुरू किया था। पत्र क्या था? सवालों की लंबी चौड़ी सूची थी जिसका जवाब प्राचार्य और उनके काम करने वालों की टीम से मांगा गया था। प्रबंधक कार्यालय से भेजी गई सूची में कुछ लोगों को निमंत्रण क्यों नहीं मिले थे? अतिथियों को गेट पर रिसीव करने के लिए कोई सीनियर स्टाफ क्यों नहीं था? सजावट में फूलों पर इतना अधिक खर्च क्यों किया गया था? नृत्य नाटिका का निर्देशन करने के लिए निर्देशक बाहर से क्यों बुलाए गए थे? ये काम टीचर्स ने स्वयं क्यों नहीं किया? साजों पर संगत बाहर से आए कलाकारों ने क्यों दी? पत्र पूरा पढ़ पाने से पहले ही हम लोग बौखला गए थे। दीदी, गेस्ट लिस्ट में से एक एक के घर कार्ड भेजा गया था। चपरासी देकर आए हैं। जो लोग नहीं मिले उनके घर कार्ड डलवा दिए गए थे, नीता ने कहा था। दीपा दी बहुत थकी लग रही हैं। उन्होंने हम लोगों की तरफ देखा था। वही तो, उनका कहना है व्यक्तिगत तौर पर सबसे फ़ोन पर बात की जानी चाहिए थी। नीता चिड़चिड़ा पड़ी थी। नाउ दिस इज़ आस्किंग टू मच। मिसेस चौधरी ना तो हमें इस फंक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टाफ दे देती हैं, ना उतने दिन के लिए हमारे क्लासेस ही बंद हो जाते हैं। ऊपर से दर्जन भर मीटिंग कॉल कर चुकी हैं। उनकी हर मीटिंग 2.5-3 घंटे चलती है। हर दिन हमारे काम का हर्ज होता है या नहीं? और दीदी, हमने डांस के लिए डायरेक्टर और संगत के लिए कलाकार क्यों हायर किए, तो उन्हें बता दीजिए कि हम सब यहाँ सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हैं और बस उतनी ही लियाकत है हमें। ये तो चांस है कि मीनाक्षी सिंगर है, नहीं तो हमें सिंगर भी हायर करने पड़ते। ये प्राइमरी स्कूल नहीं है जहाँ स्टाफ का अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट के आधार पर नहीं, करिकुलर एक्टिविटीज़ के आधार पर किया जाता है। फिर हर संस्था की एक परंपरा होती है। हम सालों से ऐसा कर रहे हैं और वो बात हम छिपाते भी नहीं हैं। प्रोग्राम भी इन्हें ऐसा चाहिए कि इनकी नाक ऊंची हो जाए। लगा था दीपा दी किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं। मेरा एक काम कर दो नीता, इस पत्र का एक जवाब बना दो। वो कुछ क्षण को सोचती सी रही थी। ध्यान रखना, हमें अपनी बात समझानी है, अपनी सफाई देनी है, कोई बहस या लड़ाई नहीं छेड़नी है। हम तीनों उठकर खड़े हो गए थे। हम सभी के चेहरे पर गुस्सा है। नीता ने हताशा में अपने सिर को हिलाया था। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, रियली डिस्गस्टिंग। एक बार तारीफ नहीं, थैंक्स नहीं। उसने झुंझलाकर हाथ में लिए कागज़ सामने फहराए थे। ये प्रेम पत्र भेज दिया। मानसी खिसियाया सा मुस्कुराई थी। पहले का मैनेजमेंट था, हर कोशिश की तारीफ करते थे, गलतियों को अनदेखा करते थे। तब लगता था मैनेजमेंट और स्टाफ एक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये तो ज़बरदस्ती गलतियां ढूंढने की बात हुई। हाँ, शशि अंकल, मानसी ने मेरी बात बीच में ही काट दी थी। शशि अंकल तो थे ही, हम तो उनसे भी बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तब तुम दोनों ही कॉलेज में नहीं थे। कॉलेज की फाउंडर मिसेस चंद्रा साहे साथ आकर बैठती थीं, छोटे छोटे काम पर पीठ थपथपाती थीं। शशि अंकल ने उनके ट्रेडिशन को ही निभाया था।
हरी साहे जी ने भी टीचर्स की पूरी इज्जत की और उनकी मेहनत की तारीफ की। आज की तरह नौकर मालिक का रिश्ता नहीं था। कल के आए ये मेंबरान कॉलेज के बारे में कुछ जानते नहीं और मालिकों की तरह बिहेव करते हैं। अपने ऊपर तरस आता है कि हम ऐसे घटिया लोगों के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी देर सब लोग चुपचाप खड़े रहे थे। नीता ने हाथ के कागज़ दीपा दी के सामने बढ़ा दिए थे। अध्यक्षा का ये पत्र मैं लिए जा रही हूँ दीदी। जवाब बनाकर कल तक मैं आपको दे जाऊंगी। फिर कुछ दिन की छुट्टी चाह रही हूँ। मेरे पीछे मेरे पीरियड में अंजू अपने पेपर्स पढ़ा लेगी। फिर लौट कर आने पर मैं उसके क्लासेस भी लेकर कोर्स पूरा कर लूँगी। मानसी और मुझको नीता के छुट्टी पर जाने की बात से आश्चर्य हुआ था। कुछ देर पहले तक उसका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं जानती हूँ कि नीता ने अनायास ही छुट्टी का मन बना लिया है। शायद कॉलेज के इस क्लेश भरे माहौल से थोड़े समय की फुर्सत चाह रही है वो। कौशल्या दीदी ने नीता, केतकी, मीनाक्षी, मुझे और मानसी जी को खाने पर बुलाया था। सारे समय वे कॉलेज और नए मैनेजमेंट के बारे में बात करती रही थीं। वे कॉलेज से चली गई हैं, पर कॉलेज उनसे छूट कहाँ पाता है। उन्होंने बताया था कि दीपा बहुत परेशान है। शायद प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाकर काफ़ी सख्त लहजे में काफ़ी कुछ कहा है। शशि भाई के ज़माने में जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं उस पर भी इधर उधर से सुनी सुनाई के आधार पर बहुत कुछ कहा गया है। यह भी कहा है कि अब प्रिंसिपल और स्टाफ की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और उन्हें एक पैसे की हेरा फेरी की छूट नहीं दी जाएगी। अरे, हम सबके मुंह से अनायास निकला था। नए तंत्र के साथ वो पहला साल ऐसे ही बीत गया था। शुरू शुरू में इस तरह की बातें सुनते तो मन बेहद आहत महसूस करने लगता। धीरे धीरे मिसेस चौधरी के इस तरह के वक्तव्यों को सुनने की आदत हम सबको पड़ने लगी थी। प्रबंध तंत्र से दूरी की भी। विद्यालय से अजब सा रिश्ता हो गया था। कॉलेज की गतिविधियों से ना तो हम लोग पूरी तरह से जुड़ा हुआ ही महसूस कर पाते, ना पूरी तरह से कट ही पा रहे थे। कॉलेज की हवाओं में एक बेगानापन रच बस गया था। प्रदीप कॉलेज में मिलने आए थे। सीधे नीता के कमरे में गए थे। नीता ने मुझको भी अपने कमरे में ही बुला लिया था। प्रदीप ने ही कहा था नीता से मुझको बुला लेने के लिए। प्रदीप मीनाक्षी का छोटा भाई है। वो आर्मी में कैप्टन है और आजकल आया हुआ है, शायद मीनाक्षी के ही कारण। कुछ देर चुप बैठा रहा था। उसके चेहरे पर दुख और क्रोध है। उसने नीता की तरफ देखा था। दीदी, माँ चाहती हैं कि आज कॉलेज के बाद शाम को आप। फिर उसने मेरी तरफ देखा था। अंबिका दी। वो कुछ क्षण को रुका था। उसकी आवाज़ क्रोध से रुंध गई थी और वो मीनाक्षी की बेस्ट फ्रेंड केतकी शर्मा उधर हमारे घर आ जाएं। ऐसा लगा था वो अपने गुस्से और हताशा को साध नहीं पा रहा है। क्यों प्रदीप? नीता ने परेशान होकर पूछा था। मम्मी चाहती हैं। एक क्षण को चुप हो गया था। फिर उसका स्वर अटपटा गया था। बात करने के लिए उस उदय जोशी को भी बुलाया है। उदय जोशी? नीता को एक क्षण लगा था समझने में। प्रदीप ने बेहद हिकारत और असम्मानजनक ढंग से लिया था वो नाम। पर प्रदीप, हम लोग क्या करेंगे वहाँ आकर? वो तुम्हारा फैमिली मैटर है। फिर हो सकता है डॉक्टर उदय जोशी को हम लोगों का वहाँ होना अच्छा ना लगे। हो सकता है मीनाक्षी को भी अच्छा ना लगे। प्रदीप ने जैसे गुस्से से दांत किटकिटा दिए थे। टू हेल विद दैट बास्टर्ड। टू हेल विद मीनाक्षी ऑल्सो। मम्मा चाहती हैं कि आप तीनों आए। प्रदीप कुछ क्षण चुप रहा था। फिर ये फैमिली मैटर रहा कहाँ दीदी? मीनाक्षी दी ने तो घर की इज्जत को चौराहे पर उछाल दिया। कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। इस उदय जोशी की पूरी फैमिली को जानते हैं हम लोग, उसकी वाइफ को भी। क्या कहें उनसे, आप ही बताइए। उदय जोशी की पत्नी की बात सुनकर हम दोनों ही स्तब्ध रह गए थे, पर दोनों ही चुप रहे थे। हम लोग प्रदीप के साथ कोई नया संवाद छेड़ना नहीं चाहते थे, पर हम दोनों ने परेशान होकर एक बार एक दूसरे की तरफ देखा था। तभी उसने जैसे हुंकारी भरी थी, आप सब तो जानती ही रही होंगी कि क्यों जा रही है मीनाक्षी दिल्ली। नीता एकदम हड़बड़ा गई थी। प्रदीप, हमें सच में नहीं पता था। जहाँ तक हम समझ पाते हैं मीनाक्षी कुछ प्लान बनाकर तब वहाँ गई भी नहीं थी। वो उसका एकदम इम्पल्सिव एक्ट था। शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था वैसा। सब नाटक है दीदी। प्रदीप की आवाज़ में अविश्वास है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वो चलते चलते एकदम रुक गया था और फिर नीता के सामने की कुर्सी पर बैठ गया था। आप लोगों को पता होता तब क्या करते आप लोग?
तब क्या आप हमें उसकी शादी करने से पहले खबर करते? नीता कुछ क्षण को सकपकाई थी, फिर उसने बहुत ईमानदार निगाह से प्रदीप की तरफ देखा था। नहीं प्रदीप, शायद नहीं करते खबर। प्रदीप व्यंग से भरा सा सस्वर हंसे थे। हो गई ना वही बात दीदी, मैं भी तो वही कह रहा था। नीता कुछ क्षण चुप रही थी, जैसे किसी गहरे सोच में हो। उसने प्रदीप की तरफ देखा था, पर हाँ, शायद मीनाक्षी को समझाने की कोशिश जरूर करते। खैर, उतना ही काफ़ी है। प्रदीप कुर्सी पर आगे को झुक गया था। एक काम करिए दीदी, आप लोग उससे रिश्ता तोड़ लीजिए, बायकॉट कर दीजिए उसका, बात करना बंद कर दीजिए उससे। कमर टूट जाएगी उसकी, 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी और सीधे घर लौटती दिखेगी। अभी आप सबकी शह मिली हुई है ना उसे। मैं एकदम से हड़बड़ा गई थी, पर नीता शांत रही थी। उसी शांत लहजे में उसने जवाब दिया था, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे भैया, वो हम लोग नहीं करेंगे। फिर उससे फ़ायदा? प्रदीप फिर से व्यंग में भरा सा सस्वर हंसे थे। हम लोग पहले ही जानते थे प्रदीप, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर उसने सही किया या गलत किया, उसे इस तरह से अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं तो कहूँगी तुम लोग भी वैसा मत करो। डोंट डू दिस टू हर। वैसे भी भैया, जो होना था सो हो चुका, अब तुम कुछ भी अंडू नहीं कर सकते। फिर उससे होगा क्या? अब तुम भी अपना मन शांत करो और अम्मा को भी शांत करने की कोशिश करो। उनकी उम्र हुई है अब, वैसे भी ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। चीज़ें और उलझाने से कोई फ़ायदा नहीं, साथ में जिंदगियां भी उलझेंगी। सो तो उलझ चुकी हैं दीदी, थैंक्स टू योर फ्रेंड। उस केतकी शर्मा के साथ रहकर ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है इनका। मीनाक्षी क्या समझती हैं कि जो चाहे वो करेंगी और हम सब चुपचाप मान जाएंगे? प्रदीप के स्वर में धमकी है। प्रदीप उठकर खड़े हो गए थे। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे थे और फिर एक झटके से कमरे के बाहर चले गए थे। दुआ सलाम कुछ भी नहीं। अब? मैंने पूछा था। अब क्या? नीता ने प्रश्न किया था। अब हमें क्या करना है? उन्होंने बुलाया है। नीता मेज पर रखे खाली प्यालों को उठाकर पीछे के साइड बोर्ड पर रखने लगी थी। चलना होगा अंबिका, आंटी ने बुलाया है, उन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? चलने से फ़ायदा? मैंने बचना चाहा था। मैं तो हमेशा की पलायनवादी रही हूँ, समय आने पर शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके अपनी गर्दन अपने ही भीतर समेट लेने वाली। नुकसान भी नहीं है, फिर हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। कौन सी ड्यूटी? उस परिवार के दुख में शामिल होने की। मतलब? मेरे मुंह से अपने आप निकला था। आंटी का दुख, मीनाक्षी का दुख, नीता ने जैसे अपने आप से कहा था। मुझको अजीब लगा था। मीनाक्षी का दुख? मैंने अचरज में भरकर पूछा था। नीता ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि केतकी आ गई थी। उसे प्रदीप के आने के बारे में बताया था। आंटी ने हम तीनों को बुलाया है, ये भी बताया था कि उदय जी भी पहुंच रहे हैं। कंधे से पर्स उतार कर रखती केतकी उसी मुद्रा में खड़ी रह गई थी। कंधे पर रखा हुआ हाथ वहीं ठहर गया था। उसकी आंखों में तेजी आ गई थी। क्यों बुलाया है हमें? फिर उदय जी क्यों पहुंच रहे हैं वहाँ? पुअर फेलो, क्या सोच रहे हैं दामाद जी का टीका अर्चना करेंगे वे लोग? खूंखार हैं वे सब लोग। वो काफ़ी देर तक गर्दन हिलाकर परेशान होती रही थी। वो नॉर्मल फैमिली नहीं है नीता। नीता ने मेरी तरफ देखा था, फिर केतकी की तरफ। उसने बहुत हिचकते हुए पूछा था, केतकी, उदय जी पहले से मैरिड हैं क्या? उनकी वाइफ भी हैं? नीता का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि केतकी जैसे एकदम बिफर पड़ी थी। उसको मैरिड होना कहते हैं नीता? बीवी होना ही क्या असलियत में मैरिड होना होता है? पुअर फेलो, ही हैज़ नेवर लिव्ड विद हर, रादर शी हैज़ नेवर लिव्ड विद हिम। केतकी ने अपने विशिष्ट अंदाज में अपनी 2 उंगलियां अपने माथे से छुआई थीं। बस उस औरत ने उनके माथे पर मैरिड की चिप्पी चिपका दी है, बड़ी सी। उसने अपनी पूरी हथेली को अपने पूरे आकार में फैला दिया था। हम दोनों को ही लगा था, फिर भी, पर दोनों ही चुप रहे थे। पर उस सब पर बात करने से कोई लाभ भी नहीं। पर यह पूछने का मन जरूर किया था कि क्या केतकी जानती थी ये बात पहले से? पर उस विषय में भी हम दोनों चुप ही रहे थे। शायद उस विषय पर वाद विवाद संवाद सबका समय निकल चुका है अब। ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, किंतु मीनाक्षी को लेकर मन की पीड़ा कई गुना अधिक हो गई थी। पता नहीं क्यों केतकी पर झुंझलाहट भी।
कॉलेज में जितनी भी बात केतकी से हुई थी, हम दोनों को लगा था कि वो मीनाक्षी के घर नहीं जाएगी, पर नीता अपनी गाड़ी बंद कर ही रही थी कि हम लोगों ने केतकी की गाड़ी मुड़ती देखी थी। हम दोनों वहीं खड़े होकर उसके पहुंच जाने का इंतज़ार करते रहे थे। हम तीनों ने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा था, जैसे किसी गमी के घर में घुसा जाता है। धीमे से बिना आवाज़ के लॉन का फाटक खोला था। बाग की तरफ खुलने वाली ड्राइंग रूम की खिड़की से अलग अलग सोफ़ों पर बैठे मीनाक्षी और उदय जी दिखे थे। उन दोनों की पीठ इधर है, बाकी पूरा कमरा खाली है। हम लोग को पता नहीं क्या हुआ था कि उधर की तरफ न जाकर पीछे की सर्विस लेन से अंदर घर की तरफ बढ़ लिए थे। बरामदे में आंटी, चाचा और प्रदीप खड़े मिले थे, परेशान और चुप से। हम लोग अभिवादन करके वहीं खड़े हो गए थे। डॉक्टर AK जोशी और उनकी वाइफ को भी बुलाया है, आंटी ने बताया था। कुछ क्षण की अचकचाहट के बाद हम लोग समझ पाए थे, AK जोशी मतलब उदय जी के भाई भाभी। उनके पहुंचने का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी तक मीनाक्षी और उदय जी से कोई बाहर जाकर नहीं मिला है, न वे लोग ही घर के भीतर आए हैं, मीनाक्षी तक भी। डॉक्टर AK जोशी दंपति के आते ही सब लोग बाहर के कमरे में आ गए थे। मीनाक्षी रो रही है। कुछ क्षण तक सब लोग चुपचाप बैठे रहे थे। एक असहज सा सन्नाटा कमरे में फैल गया था। सबसे पहले डॉक्टर जोशी बोले थे। अपने से केवल 1 साल छोटे भाई को उन्होंने जैसे एकदम से दुत्कारना शुरू कर दिया था। फिर चाचा बोले थे, फिर प्रदीप। वो बातचीत भर नहीं लगी थी, लगा था कमरे में गोला बारूद फटने लगे थे। कई कई ज्वालामुखी एक साथ लावा उगलने लगे थे। उदय जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे थे। उनके पास शायद बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। तभी प्रदीप आपे से एकदम बाहर हो गया था और उसने हाथ उठा लिया था। हम सब स्तब्ध से बैठे रहे थे, जैसे जड़ हो गए हों। समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। लगा था प्रदीप उदय जी पर वार करेगा कि अचानक मीनाक्षी उछल कर खड़ी हो गई थी। उसने लपक कर उसका हवा में उठा हाथ कसकर पकड़ लिया था और चीखी थी, खबरदार। और उसने ज़ोर ज़ोर से बोलते डॉक्टर AK जोशी की तरफ आग्नेय नेत्रों से देखा था और बहुत ज़ोर से चीखी थी, चुप। उसकी आंखों में उन्माद उतर आया था। अगले दिन मीनाक्षी समय से ही कॉलेज आई थी। चेहरा एकदम उतरा हुआ था, थकी हुई सी चाल, जैसे मीलों चलकर। उसे देखकर बेहद तरस आया था। अभी कुछ महीने पहले ही तो एकदम चहकती हुई दिल्ली से लौटी थी, जैसे सारे संसार की खुशियां पाली हों। इस समय एकदम लुटी पिटी हारी हुई लग रही है। क्या हुआ? क्या घर वालों का विरोध नहीं सह पा रही, या उन्हें आहत करने का अपराध बोध है, या बचपन के अपमान को इस उम्र में एक बार फिर से नए सिरे से पूरी समझ के साथ महसूस करने की पीड़ा? जो भी हो, बिना पूरी नज़र किसी की तरफ देखे हुए वो अपने नोट्स खोलकर उन पर झुकी पढ़ती रही थी। नीता उसकी तरफ मुड़कर बड़े सहज भाव से मुस्कुराई थी, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी मीनाक्षी। आज तुम और उदय जी डिनर पर आओ। अभी तुम्हारे घर फ़ोन तो लगा नहीं है, सो उदय जी के लिए लेटर लिखकर तुम्हें ही दे देंगे। मीनाक्षी ने उदास निगाहों से नीता की तरफ देखा था। वो आज दिल्ली जा रहे हैं नीता दी। अरे अभी 2 दिन पहले ही तो आए हैं। हाँ, पर कुछ काम है वहाँ। वो तो रिटायर हो चुके हैं ना? नीता के मुंह से अनायास फिसला था। फिर वो एकदम खिसिया सा गई थी, जैसे कुछ गलत कह बैठी हो। मीनाक्षी मुस्कुराई थी। हाँ, रिटायर हो गए हैं, पर डिपार्टमेंट के कई प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अब कब आएंगे? नीता और मैंने एक साथ पूछा था। पता नहीं। मीनाक्षी अपने पर्स के अंदर हाथ डालकर उसमें झुकी हुई कुछ ढूंढती रही थी। अब जब भी आए, पहले दिन मेरे घर पर सेलिब्रेशन, पहले से ही तय किए दे रही हूँ मीनाक्षी। नीता ने भरसक चहकने की कोशिश की थी। केतकी ने साथ दिया था। उसके अगले दिन मेरे घर पर। तुम्हारे घर तो जा भी चुके हैं और खा भी चुके हैं, उसके बाद मेरा नंबर। स्वर में भरसक उत्साह भरकर मैंने कहा था। कम ऑन अंबिका, तुम्हें पता है मेरे घर उनका ऐसे ही आना हुआ है। वो वेलकम डिनर बिल्कुल नहीं था, उसमें तो तुम दोनों भी शामिल हो गए। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा वो। चलो अच्छा है, बारी बारी से सब लोग। नीता ने जैसे निपटारा किया था। लगा था जैसे मीनाक्षी ही नहीं, सब लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर बातचीत बार बार जैसे पटरी से उतर जा रही है। साधारण से संवाद भी न जाने क्यों बनावटी से लगते रहे थे।
बेहद नाटकीय। केतकी और मीनाक्षी के चले जाने के बाद भी नीता और मैं कॉलेज में ही रुके रहे थे। आजकल हम दोनों के पास बातचीत का प्रायः एक ही विषय है। हम तीनों लोग ही उदय जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए उत्सुक थे, पर वो वर्ष ऐसे ही लगभग पूरा बीत गया था। उदय जी बीच में कई बार आ चुके हैं, पर हम सबसे मिलने जुलने का मौका नहीं आया था। अध्यक्षा का पत्र डॉक्टर दीपा वर्मा को मिला था, जिसे लेकर वे सीधे टीचर्स स्टाफ रूम में आ गई थीं। नए साल की शुभकामनाएं देकर उन्होंने वो सर्कुलर सबको पढ़कर सुना दिया था। मलिन बस्ती की स्त्रियों के उद्धार की योजना पर एक 3 दिन की वर्कशॉप दिनांक 12 जनवरी से विद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित की जा रही है। उद्घाटन और समापन सत्र में सभी टीचर्स को उपस्थित रहने के आदेश दिए गए थे। सजावट और मंच संचालन के लिए कमेटियां बनाने के लिए कहा गया था। इसमें प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी विभागों की भागीदारी होनी है। हॉल भरने के लिए हर दिन 250 छात्राओं का वहां होना सुनिश्चित किया जाना था। लड़कियां केवल डिग्री विभाग से ही आएंगी। नीता और मिसेस द्विवेदी दोनों के मुंह से एक साथ निकला था। और क्लासेस? दीपा दीदी ने मौन धारण कर लिया था। दीदी, क्या कॉलेज 3 दिन बंद रहेगा? पुष्पा ने पूछा था। नहीं पुष्पा, कैसी बात कर रही हो? छुट्टियों की लिस्ट यूनिवर्सिटी से बनकर आती है। तो दीदी, स्टूडेंट्स को चुपचाप आने से मना कर दें क्या? पुष्पा ने फिर अपनी बात कही थी। डॉक्टर दीपा वर्मा एकदम घबरा गई थी। कैसी बात कर रही हो पुष्पा? वैसे भी उन्हें हर दिन हॉल भरने के लिए 250 लड़कियां चाहिए। पर दीदी, बाकी लड़कियां? मानसी हंसी थी। पुष्पा की सुई लड़कियों पर अटक गई। पुष्पा ने गुस्से से मानसी की तरफ देखा था। अरे, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग चले जाएंगे तो लड़कियां कॉलेज में क्या करेंगी? वैसे भी कितनी बुरी बात है कि बच्चे आएँ और क्लासेस ना हों। सब देख रहे हैं बहन, यहाँ तो अब ये सब चलता ही रहेगा जैसा अभी तक चल रहा है। महीने में 4 बार मीटिंग, 2 महीने में 1 बार कोई लंबा चौड़ा आयोजन, उसके बाद डांट फटकार, डांटने के लिए मीटिंग्स, पूछे जाने वाले सवाल, फिर उसके जवाब देने की तैयारी करो और उसके बाद अगले प्रोग्राम की तैयारी के लिए मीटिंग्स। पुष्पा ने सांस भरी थी। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना चाहिए ना हम लोगों को। करो ना, कौन मना करता है? पर एक जन के कहने से कुछ नहीं होगा। कहा तो था उस दिन रूपाली ने, जवाब भी सुन ही लिया था। दीपा दी ने चौंक कर मानसी की तरफ देखा था। क्या हुआ? दीदी, उसने कहा था कि वो अगले दिन की मीटिंग में नहीं आ पाएगी क्योंकि उन दिनों वो डिपार्टमेंट में अकेली थी। सो मिसेस चौधरी ने उसे झिड़क दिया था कि उन्हें पता है कि आप सबके पास समय नहीं है क्योंकि आप सब बड़े भारी बिजी भी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पुष्पा ने बहुत ही भोलेपन से सवाल किया था। इसका मतलब यही हुआ कि हम सब बड़े भारी ठलुए हैं और हमारे पास कोई काम धाम नहीं है। बस हम सब काम के लिए नाटक करते रहते हैं, मानसी ने कहा था। दीपा दी झुककर कुछ लिख रही थीं। उन्होंने क्षण भर के लिए कागज पर से निगाह ऊपर उठाई थी और पुष्पा की तरफ देखा था। हाँ, इसका यही मतलब हुआ पुष्पा। और वे फिर से लिखने में व्यस्त हो गई थीं। स्टाफ के इस तरह के संवाद में आज वे पहली बार शामिल हुई थीं। उसके बाद तो वे प्रायः टीचर्स के साथ अपनी हताशा बांटने लगी थीं। उस समय तो मुख्य समस्या हॉल भरने के लिए 250 लड़कियों को जुटाने की थी। वहाँ बैठी सभी टीचर्स हड़बड़ा गई थीं। ये बहुत कठिन काम है। एक तो ऑडिटोरियम यहाँ से दूर है, फिर वहाँ की भाषणबाजी में लड़कियों को रोक कर रखना आसान काम है क्या? रोहिणी दी ने कहा था। डॉक्टर दीपा वर्मा एकदम परेशान हो गई थी। देखो, तुम लोग मुझे कठिनाइयाँ मत बताओ, मुझे रास्ते सुझाओ और कोऑपरेट करो। काफ़ी देर तक उसी विषय पर बात होती रही थी। तभी मानसी ने सुझाया था, हमारे पास एनएसएस की 5 यूनिट्स हैं, उसी की 5 यूनिट्स का 4 दिन का सोशल सर्विस कैंप नाट्य सभागृह में लगा दिया जाए। 3 दिन की वर्कशॉप है। एक दिन पहले लड़कियां हॉल की साफ़ सफाई कर लें और बाकी 3 दिन सुबह 9 बजे से कैंप लगेगा और वर्कशॉप का समय 11 बजे से है। सो रोज़ 2 घंटे डस्टिंग हो जाया करेगी और बाकी समय लड़कियां हॉल की कुर्सियां भरेंगी। सभी को ये निदान सरल और संभव लगा था। दीपा दी की जान में जान आ गई थी। एनएसएस की 5 टीचर्स को बुलाकर उन्हें एक काम सौंप दिया गया था और लड़कियों को बताने के लिए कह दिया गया था। उपन्यास होने से ना होने तक की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 9 में।